हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, खास तौर से शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि टेक्नोपोली या टेक्नोपोल इंडस्ट्रीज क्या होती है। वो इंडस्ट्री जो हाईटेक इंडस्ट्री होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी में एडवांस होती है जिनके, और जो सेल्फ सस्टेन्ड इंडस्ट्री होती है और हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है। इनमें काम करने वाले वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को या तो आप गोल्ड कॉलर बोलते हो या वाइट कॉलर भी बोलते हो, ठीक है। और ये ऐसी इंडस्ट्री कहां पे पाई जाती है, तो पूरी दुनिया में इसका एग्जांपल है वो सिलिकॉन वैली है जो सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर है। इंडिया की सिलिकॉन वैली के नाम से जिसको कहते हैं वो कहते हैं बेंगलुरु को। तो हाईली टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन 2 वेज टू कंजर्व मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में 2 वेज ऐसे बताओ मिनरल्स को कंजर्व करने के। तो भाई रट्टा तो कुछ मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर अपने को मिनरल्स को कंजर्व करना है, क्योंकि मिनरल्स कौन से रिसोर्स कहलाते हैं, नॉन रीन्यूएबल है, यानी कि इनकी एक क्रॉप्स तो होगी उसके बाद इनको तैयार नहीं कर सकते, तैयार होने में इनको लाखों साल लगते हैं, तब ये मिनरल्स बनते हैं ना। तो इनके लिए अपने को क्या करना चाहिए, इनके अल्टरनेट को ढूंढना चाहिए, यानी कि जिनको अपने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं या रीन्यूएबल बोलते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को नॉन रीन्यूएबल से कंपेयर कर लेते हैं कि जो नॉन रीन्यूएबल है, जिनको अपने फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, चाहे कोल हो चाहे पेट्रोल हो, वही नॉन कन्वेंशनल सोर्स समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रख लेना, नॉन कन्वेंशनल सोर्स का मतलब होता है सोलर एनर्जी होगी, बायोमास एनर्जी होगी, जो हमारी विंड एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी जो हमारी आती है ना, जियोथर्मल एनर्जी होगी। तो ये सारी एनर्जी हमारी कौन सी होती है, नॉन कन्वेंशनल या रीन्यूएबल एनर्जी होती है। तो एक तो कहते हैं हमें इनका यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तो हम मिनरल्स को कंजर्व कर पाएंगे। और दूसरा, जिन मिनरल्स में हमें पता है कि स्क्रैप मेटल्स बच रहे हैं, उनको हमें रिसाइक्लेबल करना चाहिए, यानी कि इनका दोबारा यूज करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमें मिनरल्स का यूज करते टाइम एक स्ट्रेटजी को प्रॉपर बना के यूज करना चाहिए कि कहां पे कितना यूटिलाइज हो रहा है, उसका कितना बेनिफिट फिट हो रहा है, यानी कि इसको एक तरह से सस्टेनेबल इनका यूज करना चाहिए। तो ये इसी से हम मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, शॉर्ट नोट लिखना है अपने को पनामा कनाल के ऊपर। तो वैसे तो मैंने इनका पिक्चर बेस पे एक छोटी सी वीडियो बनाई है, प्लीज आप जरूर देखना, वो वहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनेगा। चाहे पनामा कनाल पूछे, वो स्वेज कनाल पूछे, चाहे आपसे राइने वाटरवेज पूछे, चाहे आपसे जो कॉन्टिनेंटल रेलवे होते हैं जिनमें ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस कैनेडियन है, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो उन पर बना चुका हूं मैं वीडियो अलग से, लेकिन यहां पर बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि पनामा कनाल क्या है, कैसे इसके बारे में आपको कुछ बताना होगा, तो सबसे पहली बात भाई, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ ज्वाइन कर दी है ये, ठीक है। उसके बाद मेन बातें आप याद रखो ताकि आसानी से आप लिख पाओ। इसकी जो लेंथ है वो 72 किलोमीटर है, ठीक है। और इसको 6 लोक सिस्टम में बांटा गया है, और हर एक लोक सिस्टम की जो लेंथ है वो 12 किलोमीटर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इन लोक सिस्टम से जो पानी को ऊपर उठाया जाता है और नीचे तक लेके जाता था वो 26 मीटर तक, यानी कि अप और डाउन पानी को किया जाता है। इन पे लोक सिस्टम से क्यों बनाया गया, क्योंकि ये जो पहाड़ी का एरिया था ना, तो हर एक पहाड़ को काटा नहीं जा सकता प्रॉपर तरीके से, तो इसे लोक सिस्टम से बनाया गया। जबकि स्वेज कनाल को विदाउट लोक सिस्टम से बनाया गया, क्योंकि वहां पे पहाड़ नहीं थे, तो उसको एकदम सिंपल काट लिया गया ना प्रॉपर तरीके से। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 13,000 किलोमीटर की डिस्टेंस रिड्यूस करता है न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में। तो ये बातें आपको रखनी है याद। आगे बात करते हैं स्वेज कनाल के बारे में। तो स्वेज कनाल को बिल्ड करा गया 1869 के अंदर, ठीक है। कहां पे, इजिप्ट कंट्री के अंदर बिल्ड करा गया स्वेज कनाल को, ये आपको पता है। इसका नॉर्थ पॉइंट है वो पोर्ट सेड है, साउथ पॉइंट है वो पोर्ट स्वेज है। ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से ज्वाइन करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसको विदाउट लोक सिस्टम से बनाया गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लेंथ है वो 160 किलोमीटर लंबी है, ये लेंथ इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर लगभग 100 शिप्स डेली जाती है, यानी कि 100 शिप्स डेली इसमें से यहां से पास होती है। और जो कि 1938 के आसपास लगभग यहां से सिर्फ 17 शिप्स ही आती जाती थी। तो यानी कि इसको प्रॉपर अब एक चैनलाइज बना दिया गया, जिनके कारण यहां पे शिप्स काफी आती जाती है। लगभग एक शिप्स को पार करने में आपकी बुक में टाइम भी दे रखा है कि 12 आवर्स के आसपास, लगभग 10 से 12 घंटे के आसपास एक शिप्स को पार करने में टाइम भी लगता है। तो ये बातें आप इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, इसका बेनिफिट क्या मिला है, भी स्वेज कनाल से जो यूरोप है ना, वो डायरेक्ट एंट्री मारता है हमारे इंडियन ओशियन में। तो पहले उसे कहां जाना पड़ता था, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट नीचे, साउथ अफ्रीका के नीचे जो केप टाउन है, केप ऑफ गुड होप भी जिसे बोलते हैं, वहां से आना पड़ता था। तो वहां से इसकी डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया गया, काफी हद तक डिस्टेंस क्या हुई है, रिड्यूस हुई है।
जो कि आपके सामने दे भी रखा है, तो इसको आंखों से निकाल देना। चलते हैं आगे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का मतलब है ये हमारा सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के अंदर है सबसे बड़ा एक, मैं बोलूँगा कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है उसमें ये है। 9332 किलोमीटर इसकी लेंथ है, डबल ट्रैक्ड है, इलेक्ट्रीफाइड है। ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया से जाता है ये आपको आंखों से निकालना है। सबसे पहले आपको ये याद रखनी है, एसटी पिट्सबर्ग वेस्ट से लेके व्लादिवोस्तिक जो कि ईस्ट के अंदर पड़ता है पैसिफिक कोस्ट पे, वहां को आपस में ये जोड़ता है। इसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये यूरोप को एशिया से जोड़ता है, क्योंकि आपको पता है रशिया एक ऐसी कंट्री है जो यूराल माउंटेन से जो वेस्ट की साइड पड़ती है वो सारा का सारा कौन सा आता है, यूरोप में, और जो इसकी इस साइड में पड़ता है वो आता है एशिया में। तो ये यूरोप के कंट्रीज को एशिया के साथ जोड़ने का भी काम करता है। कौन कौन से ये रास्ते से पास होके जाता है इंपॉर्टेंट एरिया से, तो वो आंखों से निकालना है आपको। मॉस्को, उफा, और एक इंपॉर्टेंट जो दो रीजन है जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इरकटस्क, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, और चीता का एरिया, ठीक है, ये एग्रो बेस्ड एरिया है, और इरकटस्क है वो यहाँ का इंडस्ट्रियल रीजन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बात होगी। आगे आप, और एक बात आपको और क्या इसमें ध्यान रखनी है कि यूराल माउंटेन के पास से निकलता है, और येनिसी रिवर यहाँ की एक इंपॉर्टेंट रिवर पड़ती है, और चीता जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है वो मैंने बता दिया एग्रो सेंटर है, और इरकटस्क है वो यहाँ का फर सेंटर है, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो एक इंपॉर्टेंट ये इंडस्ट्री सिटी है। चलो आगे बात करते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे की। तो इसकी लेंथ है वो 7050 किलोमीटर है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनाडा कंट्री के अंदर है, ट्रांस कैनेडियन नाम से पता चल रहा होगा ना। कनाडा कंट्री के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन से पास होता है वो याद रखना है, लेकिन कौन से कॉर्नर से लेके कौन से कॉर्नर पर जाता है तो ये आपको याद जरूर रखना है कि ठीक है। हैलिफैक्स है जो कि ईस्ट के अंदर पड़ता है, वैनकूवर इसके वेस्ट में पड़ता है। इसके अलावा ये मॉन्ट्रियल, ओटावा और विनिपेग नाम के रीजन से पास होता है, ठीक है। इसको बनाने का जो इनिशियल पर्पस था वो ये था कि ब्रिटिश कोलंबिया को जो वेस्ट कोस्ट के जो फेडरल स्टेट है उनसे ज्वाइन करना, लेकिन बाद में इसका इसलिए सिग्निफिकेंस बढ़ गया क्योंकि ये यहां के क्यूबिक मॉन्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल रीजन है यहां का, और मॉन्ट्रियल को तो आप वैसे भी याद रखोगे, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, यहां पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करा गया था 1987 में, जिसका जिक्र अपने पॉलिटिकल साइंस में करेंगे। और यहां का जो व्हीट बेल्ट है, प्रेरी रीजन, उससे ये कनेक्टिविटी करता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रीजन है यहां का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है इसकी, ठीक है। तो ये इसके व्हीट और मीट का यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑयल रिफाइनरी। तो आपको पता है दो तरह की ऑयल रिफाइनरी होती है, एक को बोलते हैं फील्ड बेस रिफाइनरी, जो कि हमारा एग्जांपल है डिगबोई हो। ये वो जगह है जहां से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है जमीन से, या हमारे जो ओशियन का एरिया है वहां से, है ना, तो वो होती है फील्ड बेस। और मार्केट वो होती है जहां से फील्ड बेस से मार्केट तक पहुंचाया जाता है, यहां पे रिफाइन वगैरह करके आगे भेजा जाता है, तो वो मार्केट बेस होती है। यहां पे डायरेक्टली धरती से या समुद्र से तेल निकाला नहीं जाता, यहां पे सप्लाई होता है फील्ड से, तो इसी को बोलते हैं मार्केट बेस्ड रिफाइनरी, और ये एग्जांपल है ब्रोनी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। भाई सिंपल सी बात है, जहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट एसोसिएट हो जाता है विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी के साथ, इसी को बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। और इसमें अपने आगे एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आप जानोगे कि लगभग 2005 के अंदर 55,000 के आसपास पेशेंट आए थे यूएसए से हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो वो ऐसी जो चीज़ें होती है इनको मेडिकल टूरिज्म के तौर पे काउंट करते हैं अपने। आगे बात करते हैं मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द डेटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी इन इंडिया। भाई ऐसा क्वेश्चन तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आपको गिफ्ट दे के जाएगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, भी 2 के आप 10 बातें लिख सकते हो, चाहे तो इनको हेडिंग डाल के लिखनी है आपको, आंसर हमेशा पॉइंट्स में करने, तो आप हेडिंग बनाओ फिर लिखो। तो इसमें से कौन से होते हैं आप बना सकते हो कि डोमेस्टिक वेस्ट है, वो भी हमारी वाटर की क्वालिटी को क्या करते हैं भाई, खराब करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट अगर अपने जाएंगे पानी के अंदर तो पानी को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूट करते हैं वो करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर ऐसी बहुत सारे मेटल्स वगैरह होते हैं जो डीकंपोज ही नहीं होते, मिट्टी के अंदर डीकंपोज नहीं होंगे, और वो पानी के अंदर जाएंगे तो वो केमिकल वगैरह जो इनके अंदर रिलीज होंगे वो सब्सटेंसेस जाएंगे जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है पानी के लिए, तो पानी की क्वालिटी को डेटोरिएट करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, तो इसमें यूज होने वाले पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, जब ये पानी के अंदर डिसोल्व होते हैं तो पानी की क्वालिटी को क्या करते हैं, डेटोरिएट करते हैं, खराब करते हैं। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। और सबसे बड़ी बात एक और भी लिख सकते हो कि जो पॉलीथीन के बैग्स वगैरह होते हैं जिनको जलाओगे तो आपको एयर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, मिट्टी में वो डिकम्पोज होंगे नहीं, तो इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होगी, और पानी में जाने से वो पानी को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो ये आप लिख सकते हो ना, जो
सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो हमारे द्वारा छोड़े गए इंसान के एक्टिविटी के द्वारा वो पानी में जाएंगे तो पानी को क्या करेंगे, खराब करेंगे। इसके अलावा नेचर भी है जिसके अपने आप में नेचर के कारण भी क्या होता है, पानी की क्वालिटी खराब होती है। लेकिन नेचर से जैसे फ्लड आती है तो फ्लड के आने के कारण आपको पता है कि बहुत सारी गंदी जो चीजें हैं वो तैर के कहां चली जाएगी, वाटर बॉडीज में, तो उस पानी को क्या कर देगी, पोल्यूट कर देगी। इसके अलावा अगर वोल्केनो की एक्टिविटी होती है या अर्थक्वेक आते हैं तो जो चीजें मटेरियल जाएगी वाटर बॉडीज में वो उसको पोल्यूट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन नेचर का एक लिमिटेड है, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी करती है वो सबसे बड़ा रीजन है। तो इसको कैसे भी लिख सकते हो, बड़ा क्वेश्चन है तो भी आप बना के लिख सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं लाइन टू लाइन किसी भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, और लाइन टू लाइन आपके सामने है बेटा। जो भी मेरा छोटा भाई बहन इसको देखे स्क्रीनशॉट ले सकता है आप आसानी से, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। चलो आगे बात करते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग किसे कहते हैं। तो भाई कोऑपरेटिव फार्मिंग वो सिस्टम है जिसके अंदर फार्मर क्या करते हैं, अपने टूल्स को शेयर करते हैं, जिससे क्या होगा कि उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। एक किसान के पास कोई टूल नहीं है तो वो दूसरे से शेयर कर लेगा। ये ज्यादा फेमस कहां हुआ था, तो यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था, जहां पे अपने नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली की बात करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें टूल्स को शेयर करा जाता है, लेकिन हर एक का जो जमीन का रेशियो है वो अलग अलग ही होता है। यानी कि उसके पर्टिकुलर जमीन में एक किसान है, मान लो ए नाम है या राम नाम है उसका, तो राम की जमीन पे ऊपर जो प्रोडक्शन हुआ है ना वो राम का ही होगा। बस टूल्स को शेयर करा जाता है, लेकिन यहां पे आउटपुट को शेयर नहीं करा जाता। और ऐसा कहां पे देखने को मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है जहां पे जो क्या करते हैं, टूल्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आगे बात करते हैं कोल खोज। तो कोल खोज क्या था, सोवियत यूनियन का एक सिस्टम था, सोवियत यूनियन में चलता था कोल खोज। ये क्या होता था भाई, यहां पे सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, आपने चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा भी होगा बच्चों ने। क्या था वहां पे, हमने पढ़ा था कि वहां पे टोटल स्टेट कंट्रोल था, यानी कि जमीन वहां पे गवर्नमेंट के अंडर होगी। वहां पे किसान आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, अपने काम के बेसिस पे काम करेंगे, और उनको उनके बेसिस पे लेबर या उनके बेसिस पे उनको वेजेस मिलेगी। ऐसे सिस्टम को कोल खोज बोलते हैं, जो कि सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के अंदर चलता था। यहां पे जो फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, उनकी खुद की जमीन नहीं होती या नाम मात्र की होती है, थोड़ी होती है। ये स्टेट कंट्रोल यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ही होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक आधी बातें और भी लिखी है, आप इनका भी सारा ले सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट को, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है भी, प्लानिंग किसी भी काम को करने से पहले ये डिसाइड करना कि उसे कैसे करना है, कब करना है, और किसके द्वारा या किस टाइम पीरियड पे करना है या क्यों करना है, ये सारा कुछ प्लानिंग होती है। अब अपनी जियोग्राफी में बात करें हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो दो तरह की प्लानिंग बताइए, एक को सेक्टरल प्लानिंग कहते हैं, एक को रीजनल प्लानिंग कहते हैं। सेक्टरल प्लानिंग वो होती है जब किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसे गवर्नमेंट ध्यान दे कि भी पर्टिकुलर किस सेक्टर के ग्रोथ के लिए हमें काम करना है, एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए काम करना है या इंडस्ट्री के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर क्रिएट करना है या क्या कुछ करना है, तो उसको बोलते हैं सेक्टरल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन पे एम्फोसिस करा जाए, ध्यान दिया जाए भी उस रीजन का डेवलपमेंट कैसे हो। जैसे मान लो रूरल एरिया है तो उसका डेवलपमेंट कैसे करना है ना, ड्रॉट प्रोन एरिया तो उसका डेवलपमेंट हमें कैसे करना है, हिल एरिया उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, तो इनको बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। आगे बात करते हैं डिजिटल डिवाइड किसे कहते हैं। भाई डिवाइड माने बंटना होता है, डिजिटल माने डिजिटल होता है। ये तो डिजिटली कंट्रीज का बंटना डिजिटल डिवाइड कहलाता है, यानी कि उन एरियाज में जहां पे प्रॉपर तरीके से वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंटरनेट की फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग है, और एक वो एरियाज जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नाम के बराबर भी नहीं है। इनमें जो डिफरेंस होता है या जो गैप होता है उसके बेसिस पे जो बनना है डिजिटल डिवाइड कहते हैं। और ये कैसे बनती है, डेवलप्ड कंट्रीज के रिमोट एरियाज में भी वहां पे इंटरनेट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग होती है, जबकि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत कम होती है। तो इसी के बेसिस पे कंट्रीज का डिवाइड होना डिजिटल डिवाइड कहलाता है। आगे बात करते हैं तो उसी के हिसाब से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलो आगे बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। बड़ा आसान और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि ग्रोथ क्या होता है। भी ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ग्रोथ को क्वांटिटेटिव में मापा जाता है, और जो चीज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, यानी कि उसकी वैल्यू न्यूट्रल भी हो सकती है। जैसे मैं ऐसे कहूं कि किसी पर्टिकुलर एरिया की एक साल के अंदर पॉपुलेशन 100 बढ़ गई तो भी वो ग्रोथ है, उसको पॉजिटिव ग्रोथ बोल देंगे। और अगर मैंने ऐसे कह दिया कि किसी पर्टिकुलर एरिया की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पॉपुलेशन 100 कम होगी, 100 लोग कम हो गए वहां के, तो इसको भी ग्रोथ कहेंगे, बस नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे। लेकिन डेवलपमेंट को क्वालिटी में मेजर करते हैं, और ये वैल्यू न्यूट्रल कभी नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसको क्या किस में मापते हैं, अपने क्वालिटी में मापते हैं। चलो आगे बात करते हैं, क्वेटनरी और क्वीनरी एक्टिविटी क्या है। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्वेटनरी एक्टिविटी और क्वीनरी एक्टिविटी में डिफरेंशिएट करो। लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन डाला लेकिन उसका आंसर नहीं डाला मैं, लेकिन बता दूंगा आपको, यहीं बता देता हूं।
तो भाई क्वेटनरी एक्टिविटी क्या होती है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है, जो मेनली स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेसिस पे काम करती है, जिनमें टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, और जो क्या काम करेगी, जो R&D का काम करेगी, और इसके अंदर ये क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करती है, इंफॉर्मेशन का प्रोडक्शन करने का काम करती है, और डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करती है। इनको क्वेटनरी एक्टिविटी बोलते हैं। क्वेटनरी एक्टिविटी हो या क्वीनरी हो, ये आउटसोर्स भी होती है, यानी कि बाहर से भी करवाई जा सकती है। जैसे इसका लास्ट में अपने एक क्वेश्चन करेंगे। क्वीनरी एक्टिविटी वो होती है जहां पे हाईएस्ट लेवल के डिसीजन मेकिंग के काम होते हो, पॉलिसी बनाने के काम होते हो, जहां पे एक तरह से बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें ऐसे मान लेते हो कि जो उनके मैनेजर होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो जो वो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का जो काम करते हैं, वो क्वीनरी एक्टिविटी में आते हैं। कि पॉलिसी को बनाना कैसे, कैसे आइडियाज को कलेक्ट करना है, डेटाज का एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी आती है क्वीनरी एक्टिविटी में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। State any two advantages of air transport and water transport in the international trade। इंटरनेशनल ट्रेड में आपको दो एडवांटेज बतानी है, एयर ट्रांसपोर्टेशन की और वाटर ट्रांसपोर्टेशन की। तो भाई एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो भाई फास्ट दुनिया के 35 किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं 35 घंटों के अंदर अंदर, 35 आवर्स के अंदर अंदर। और सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवलिंग करने में कंफर्टेबल है, क्योंकि फास्टेस्ट मीन्स है ना। और दूसरी बात अगर अपनी बात करें तो इसकी ये बात है कि जो हिली एरियाज हो गए, जो मान लो ओशियंस के एरियाज हो गए, या ऐसे डेंस फॉरेस्ट के एरियाज हो गए जहां पे आप किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाना पॉसिबल नहीं हो, वहां पे आप किससे जा सकते हो, एयर ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो। अगर इसकी बात करें तो पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं, जो जल्दी खराब होने वाले होते हैं, या हाई जिनकी वैल्यूज होती है, उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बस इनका एक ही बात है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े क्या सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव माने जाते हैं ना। बात करें वाटर ट्रांसपोर्टेशन की तो सबसे बड़ी इनकी बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर खास तौर से वो कंट्री जिसके वास्ट ओशियन लगता हो, जैसे इंडिया कंट्री है, तो ऐसों के लिए इंटरनेशनल ट्रेड होता ही शिप्स के है। लगभग 90 से 95%, 90 to 95% इंटरनेशनल ट्रेड हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट से ही होता है, क्योंकि यहां से शिप्स जाती है जो बल्क के अंदर क्या लेके जाती है, हमारी कमोडिटीज को लेके जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, जितने भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उनमें सबसे चीप और इको फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको रोड को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये मेंटेनेंस चार्ज वार्ज है वो नहीं लगता, और फ्रिक्शन होता नहीं है, क्योंकि रोड पे चलता नहीं है, पानी पे चलता है, तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो फ्यूल भी इसमें क्या होता है, कंजम्पशन कम होता है, तो इसलिए भी ये अच्छा है और इको फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है कि यार रोड पर जितने ज़्यादा व्हीकल चलेंगे वहाँ पर आपको कंजशन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है, और बल्क के अंदर इनमें प्रोडक्ट को लेके जाया जा सकता है। अच्छा, आंसर आपको यहां से अच्छे ना लगे तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। आप बस क्वेश्चंस को देखो और मुझे सुनो, ताकि आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो। आप क्वेश्चन वहां से करो जहां पे पॉइंट में आंसर बढ़िया से आपको दिया, चाहे आपके पास बुक हो, चाहे आपके टीचर ने आपको कोई रिकमेंड करे हो, तो वहां से हेल्प ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आंसर कभी भी एक जगह से देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस फॉलो ये करना है कि एनसीईआरटी की बातों को हमें लेके चलना है, ठीक है। तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ बड़ा इसमें लिख रखा है, तो आप ये आंखों से निकाल सकते हो, ठीक है। भी डिफरेंट ओशियंस को जोड़ता है, और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें बल्क के अंदर प्रोडक्ट लेके जाया जा सकता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन लोगों के लिए भी आसान है, और ख़ास तौर से जब कमोडिटीज़ को बल्क में लेके जाना है उसके लिए भी आसान है, और जो खासतौर से आइलैंड नेशन है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है ना। तो ये ऐसा है, और डिफरेंट जो वर्ल्ड है उनको जोड़ने का, कनेक्शन करने का ये इंपॉर्टेंट काम करता है। ऐसी कुछ बातें लिखी है मैंने एक्स्ट्रा। आगे बात करते हैं, शॉर्ट नोट है कुछ के ऊपर, कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। तो ये दो टाइप की होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। तो इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है। भाई इसके लिए वर्ड याद रखना, ओन सर्वाइवल। जैसे अपने सस्टेनेबल के लिए वर्ड याद रखते हैं कंटिन्यू प्लस लिमिट, यानी कि किसी चीज को यूज तो अपनी को करना है कंटिन्यूटी में, बट एक लिमिट के साथ करना है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा के रखना है, और साथ ही साथ में हमें नेचर को एक्सप्लॉइट तो नहीं करना ना। तो इसके लिए अपने सस्टेनेबल वर्ड को याद रखते हैं। तो सब्सिस्टेंस वर्ड को याद रखना है जब हम अपने सर्वाइवल के लिए कोई काम करते हैं ना, ओन सर्वाइवल वर्ड याद रखना है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो होती है जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं ना, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है, जिनको अपने एमसीक्यूज में डिस्कशन भी करवाऊंगा मैं अभी आपको, आगे की नई वीडियो लेके आऊंगा उसमें। इसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया की वेजिटेशन को आप साफ करके, क्लियर करके वहां पे खेती करते हो, कुछ टाइम करोगे, उसके बाद जैसे ही आपको पता चलेगा उन लोगों को कि सोइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, तो वहां पे वो जो लास्ट में कचरा वगैरह बचता है उसको
आग लगा के और जो ऐश बनती है, राख बन रही है प्रॉपर तरीके से, उसको मिट्टी में मिला के छोड़ के चले जाते हैं 3 से 4 साल, ताकि उससे क्या होता है कि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो वापस आ जाए, और फिर दूसरे पार्ट में जाके ऐसे काम करते हैं। इसे अब प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे तो अपने जंगल को खत्म कर देंगे। ये ट्राइबल एरिया के अंदर करी जाती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो स्टिक या हो जो एक बेसिक टूल होता है इसका यूज करते हैं। कोई भी उनके पास स्पेशल बीज नहीं होते, मतलब HYV सीड्स वगैरह नहीं होते, कोई भी उनके पास पेस्टिसाइड या खाद वगैरह का यूज नहीं करते। इसमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है, नाम के बराबर होता है। फैमिली मेंबर की सहायता से लगभग ये काम करा जाता है ना। आगे बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो यहां पर भी लैंड होल्डिंग का साइज है वो तो छोटा होता है, फैमिली मेंबर की सहायता से यहां पे काम करते हैं, लेकिन यहां पे लिमिटेड यूज होने लग जाता है मशीनरी का। और मैनुअल जो खाद होती है, जिसको जो मैनुअर खाद बोलते हैं, मैनुअर यानी कि जो गोबर की खाद वगैरह, वो यहां पे यूज होना शुरू हो जाती है। और इसमें 2 तरह की खेती करी जाती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। एक तो पेडी कल्टीवेशन, जिसमें राइस को मेनली उगाने का प्रयास करा जाता है। भाई इंटेंसिव वर्ड आ जाए ना, वहां पे ये होता है कि उस जमीन पे दबा के काम करा जाता है, उसका प्रॉपर यूज लिया जाता है, बस इसका मतलब इंटेंसिव है। तो यहां पे एक पे तो पेडी यानी कि राइस मेनली उगाते हैं, और दूसरी वो होती है जिनमें राइस के अलावा जो बाकी है, चाहे उसमें रागी हो, चाहे उसमें व्हीट हो, चाहे ज्वार हो, वो उगाया जाता है। जहां पे थोड़ा सा पानी कम मिलता है उनमें उगाया जाता है ये। आगे बात करते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या है, तो इसके बारे में आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ या फीचर्स बताओ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कौन सी एग्रीकल्चर है भाई? हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर यहां पे करी जाती है। और मेडिटेरियन सी जो कहां पे पड़ता है, तो यूरोप के साउथ में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पे। तो इसके सराउंडिंग एरिया या ऐसा जहां पे टेम्परेचर है वहां पे ये काम करा जाता है। चाहे इसकी बात करें सदर्न कैलिफोर्निया रीजन हो, सेंट्रल चाइले रीजन हो, वेस्टर्न पार्ट हो साउथ अफ्रीका का, यहां पे ये एग्रीकल्चर करी जाती है, या वेस्टर्न पार्ट ऑस्ट्रेलिया में। यहां पे सबसे ज्यादा जो फेमस एग्रीकल्चर है वो है विटीकल्चर, जिसको बोलते हैं ग्रेप्स की कल्टीवेशन करना। यहां पे बेस्ट क्वालिटी के जो अंगूर है, ग्रेप्स है, उनकी क्या बनाई जाती है भाई? दारू बनाई जाती है ना। तो अब आप सोच सकते हो कि आपको दारू पीनी है, अंगूर खाने हैं। और इंफीरियर क्वालिटी के जो अंगूर है उनसे क्या बनाई जाती है? किशमिश, यानी कि किशमिश बनती है, जो रेजिन्स बनती है वो इंफीरियर क्वालिटी के अंगूर से बनती है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसकी एडवांटेज ये है कि यहाँ की डिमांड बहुत होती है विंटर के टाइम में यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में, तो इसलिए ये वैल्यूबल है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग किसे कहते हैं भाई? सिंपल सी बात है, जब आप एनिमल्स को रियर कर रहे हो लेकिन बेनिफिट कमाना हो, जिसमें आप एनिमल्स को कौन कौन से को रियर करोगे? शीप को करोगे, कैटल को करोगे, गोट को करोगे, हॉर्स को करोगे। यहां पे आप डिफरेंट उनसे एनिमल से क्या चीजें प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्टेन करोगे? तो मीट, स्किन और वूल और हाइड्स का यूज करोगे, जिनको आप मार्केट में एक्सपोर्ट करके पैसे कमाओगे। कौन से एरिया है जहां पे कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग करा जाता है? तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे। इसके लिए मैं बच्चों को एक ट्रिक देता हूं, वो ट्रिक है ना उर्वशी यूएसए मत जा, भेड़ बकरियां चरानी पड़ेगी ना। NAA है यहां पे, तो NAA से N से न्यूजीलैंड हो गया, A से यहां पे अर्जेंटीना और A से ऑस्ट्रेलिया हो गया, उर्वशी से उरुग्वे हो गया। ना उर्वशी यूएसए मत जा, तो यूएसए से यूएसए हो गया। भेड़ बकरियां चरानी पड़ेगा का मतलब भेड़ बकरियों का काम है, यानी कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है। और कमर्शियल लाइव स्टॉक, जहां पे वर्ड कमर्शियल आ जाए ना, वहां पे आपको रट्टा नहीं मारना, लेकिन ये लिख सकते हो कि वहां पे कैपिटल इंटेंसिव काम होता है वो, यानी कि पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि आप कमर्शियलाइजेशन बेसिस पे काम कर रहे हो, पैसे कमाना चाह रहे हो। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पे जानवरों की देखभाल करनी है, उनके लिए वेटनरी सर्विस है वो आप प्रोवाइड करोगे, उनकी ब्रीडिंग पे ध्यान दोगे, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो जो भी हो, चाहे कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन हो, तो वहां पर भी ऐसा लिख सकते हो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां पे ज्यादा होती ही होती है। ये बात आप लिख सकते हो, कोई रट्टा नहीं मारने की जरूरत है अपने को। आगे बात करते हैं फुट लूज इंडस्ट्री किसे कहते हैं भाई? ऐसी इंडस्ट्री, फुट माने पैर होते हैं भाई, लूज माने क्या होते हैं? ढीले, जिसके पैर ढीले हो यानी कि कहीं भी गिर जाएगा वो। तो ऐसी इंडस्ट्री जो कहीं भी सेटअप करी जा सकती है, उस इंडस्ट्री को फुट लूज इंडस्ट्री कहते हैं, जो पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे डिपेंड नहीं होती कि भी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही करेंगे ताकि वहां से उसका रॉ मटेरियल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी सेटअप करी जाए उसको फुट लूज इंडस्ट्री कहते हैं। बाकी आपके सामने आप चेक कर लेना। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, किसे कहते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब है यार कितनी क्वांटिटी का आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरी दुनिया के साथ आप ट्रेड करते हो, चाहे इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो, इनकी कंबाइंड की जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, उसी को अपने क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहते हैं ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पर्टिकुलर सारी एक टाइम पीरियड में आप निकाल दो इसका जोड़ करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्या है? तो भाई बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने आइडियाज को डिससेमिनेशन कर रहे हो, यानी कि आइडियाज को शेयर कर रहे हो, फैक्ट इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, चाहे वर्ड्स में शेयर करो, चाहे आप राइटिंग में, ओरल में, जैसे मर्जी करो, वो कम्युनिकेशन कहलाता है।
आता है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग के क्या टाइप्स है, तो आपको पता होगा दो टाइप्स है माइनिंग के। एक को बोलते हैं सरफेस माइनिंग, जिसको ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं। ये आसान माइनिंग होती है, इसके अंदर आपको बेनिफिट ज्यादा होता है, चीप होती है ये माइनिंग, इसमें कोई भी डर होने की संभावना नहीं रहती, बहुत ज्यादा आपको इक्विपमेंट पे खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए बेनिफिशियल होती है। एक होती है अंडरग्राउंड माइनिंग, जिसमें शाफ्ट मेथड से यानी कि मशीन वगैरह नीचे भेजी जाती है, फिर माइनिंग करी जाती है, और ये डीप होती है तो इसमें एक्सपेंस ज़्यादा अक्कर होता है, और जितनी डीप जाएगा वहाँ पे एक्सप्लोजन होने का डर रहता है माइनिंग के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आपको पता है जितना गहराई में जाएंगे, और पॉइजनस गैस निकलने का डर रहता है, और हो सकता है कहीं पे फ्लड आने का भी डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, तो ये रिस्की होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपको प्रॉपर जो होता है वेंटिलेशन वगैरह की सुविधा करवाना, प्रॉपर आपको इसमें खर्चा करने की जरूरत होती है। आगे बात करते हैं अपने व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो आपको पता है ये कॉन्सेप्ट 1990s में दिया गया था, दो साउथ एशिया के इकोनॉमिस्ट थे, एक का नाम था महबूबुल हक और एक का नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्होंने कहा था कि भाई अगर आपको डेवलपमेंट मापना है ना, तो खाली इनकम के बेसिस पे मत मापो कि जिसकी इनकम ज़्यादा जरूरी नहीं है कि यार वो डेवलप हो ना, तो कहते हैं डेवलपमेंट मापना है तो आप तीन चीज़ें चेक करो, उसके बेसिस पे आप डेवलपमेंट मापो। सॉरी भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक करूँ, मापो इसका मतलब क्या, आप एजुकेशन चेक करो, की हेल्थ केयर चेक करो, और इनकम यानी कि एक्सेस टू पावर या परचेजिंग पावर उनकी क्या है, ये तीनों चीजें आप चेक करो, इसी को बोलते हैं। और ये चेक करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं HDA ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसे इंप्रूव हो रहा है, उसकी चॉइस कैसे बढ़ रही है, वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। और वो तीन चीजों पर मापते हैं ना, और इनको 1/3 के रेशियो में मापते हैं, ये ध्यान रखना। और तीनों का 1/3 तो तीनों को कंबाइंड क्या मिल जाएगा, 1 के रेशियो में, यानी कि जो नियर 1 आता है जिस कंट्री का HDA, उसको उतना ही वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसीडर करा जाता है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि साइबर स्पेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है। तो साइबर स्पेस रेफर करता है वर्चुअल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का, जो कि कंप्यूटर से होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम है जो पूरे ग्लोब को जोड़ता है, एक डिजिटली स्पेस को आपस में जोड़ता है, जहां पे फ्रीली आप अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो ये टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही बोलते हैं इसको, कि यहां पे अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम अपने अर्थ के ऑर्बिट पे छोड़ते हैं। जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट तो मून है अर्थ का, लेकिन आर्टिफिशियल छोड़ते हैं जो कि अपने फिक्स ऑर्बिट पे घूमने लग जाते हैं बाद में, और वो हमें वहां से सिग्नल और डेटा को भेजते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में अपने को काम आते हैं। जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस हो वहां पे वो डेटा और सिग्नल देंगे, जिनसे अपने कम्युनिकेशन करते हैं, जिनसे जितने भी हमारे इंटरनेट फैसिलिटी है वो इसी से चलती है, सैटेलाइट से ना, ये आपको पता ही। और इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च करा गया था, 1975 में, आर्यभट्ट के नाम से। चलो आगे बात करते हैं नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में। क्या है नेशनल यूथ पॉलिसी, 2014 में लॉन्च करेगी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, जब आई थी, जब एरा ऑफ कोलिशन का टाइम पीरियड खत्म हुआ था। थोड़ा सा पॉलिटिकली जा रहा हूं, चलो आगे बात करते हैं। और इसका मेन विजन क्या था, कि होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ, यानी कि यूथ के लिए कुछ अच्छा करना, और अच्छा कैसे करना, तो इन लाइन को लिखना है आपको, टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, यानी कि आप इतनी पावर को बढ़ा दो यूथ की, जिससे वो अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर सके और अपनी कम्युनिटी में एक राइट प्लेस को ले सके। यानी कि उनके लिए एक अम्ब्रेला स्कीम थी ये, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के काम को बताया गया था, ताकि वो बच्चा जो 12th पास आउट है वो वहां पे जाके कोर्स करे, कुछ ना कुछ वो कर ले अपना ना। और इस नेशनल यूथ पॉलिसी में किसको जवान माना गया है, जो 15 साल से लेकर 29 ईयर, यानी कि 15 से 29 ईयर के एज ग्रुप के लोग हैं, उनको नेशनल यूथ पॉलिसी में इंक्लूड करा गया है। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन डाला है, व्हाट इज आउटसोर्सिंग और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट। आप आंखों से जरूर निकालना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नीचे मैंने क्वेटनरी और क्वीनरी का भी बोला, तो वो तो मैंने समझाई दिया था कुछ हद तक, तो वो आप आगे देख लेना। लेकिन मैं आउटसोर्सिंग को बता देता हूं, जब भी काम डेवलप्ड कंट्री किसी बाहर की कंट्री को दे देती है, बाहर की कंपनी को काम करने के लिए दे देती है, और खासतौर से ऐसा डेवलप्ड कंट्री ही क्यों करती है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री को पता है कि वहां पे जो एम्प्लॉई है वो चार्ज ज्यादा करेंगे उनका, तो वो क्या चाहते हैं कि इफेक्टिवली काम भी हो जाए और एफिशिएंटली भी हो जाए और चीप रेट में भी हो जाए, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्री के एम्प्लॉय को काम करवाते हैं। तो इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसके टाइप्स दो होते हैं, एक को बोलते हैं KPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, एक को बोलते हैं BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। अब KPO में स्पेशलाइज स्किल के बंदे चाहिए, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी जियोग्राफर वगैरह हो, ये स्पेशल जिनको नॉलेज है उन्हीं को काम दिया जाएगा। BPO में ऐसा कोई स्पेशल स्किल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, पर्टिकुलर उसी देश की आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि बेसिकली इंग्लिश होती है, वो आनी चाहिए। जैसे कि उसमें कंज्यूमर जो होते हैं, कस्टमर केयर वाले जो डील करते हैं, तो वो
आप काम कर सकते हो, इसको बोलते हैं बीपीओ। तो आई होप मैंने आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने में मैं सफल रहूंगा। फिर भी मेरे से कोई बोलने में समझाने में कोई त्रुटि रही हो तो दिल से चाहता हूँ क्षमा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।